अब हम आते हैं इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ पे जिसको कहते हैं डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट फॉर्मेट्स, जो लेके बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और यंग स्क्रीन राइटर्स इसी में उलझे रहते हैं कि इस शब्द का क्या मतलब है। और ये चीज़ मैंने हर फील्ड में देखी है कि कुछ ऐसे शब्द दे दिए जाते हैं जिसकी वजह से लोग कंफ्यूज आते हैं कि इसका क्या मतलब है, कि स्क्रीन प्ले क्या मतलब है, स्क्रिप्ट का क्या मतलब है, स्टोरी का क्या मतलब है, समरी का क्या मतलब है। तो मैं जो आपको डेफिनेशन देने जा रहा हूँ वो टेक्निकल डेफिनेशंस हैं। वैसे इंडस्ट्री में चीज़ें यूज़ नहीं होती हैं क्योंकि जो वर्ड्स होते हैं उनका डिक्शनरी मीनिंग हमेशा कुछ और होता है और जो रियल लाइफ में यूज़ होते हैं उसका मतलब कुछ और होता है। कैसे यूज़ होते हैं? जैसे स्क्रीन प्ले है तो कोई आपसे बोलेगा कि मुझे स्क्रिप्ट दे दो, कोई बोलेगा स्टोरी दे दो, कोई कहेगा स्क्रीन प्ले दे दो, कोई कहता कुछ और बोल देगा, मतलब आई डोंट नो, ब्रॉडर स्टोरी लाइन दे दो। मतलब कुछ भी बोलते हैं लोग। और मेरे पास तो मतलब ऐसा ऐसा एग्जांपल्स हैं कि कॉर्पोरेट में अभी रिसेंटली जब कॉर्पोरेट आया है तो उसके बाद तो दे कीप क्रिएटिंग न्यू वर्ड्स व्हिच यू हैव नो आइडिया अबाउट। एक कस्टम स्क्रीन प्ले दे दो। आई हैड नो आइडिया व्हाट इट वाज, बट दे कीप ऑन डिवाइसिंग दीज वर्ड्स एंड यू कैन नॉट आस्क देम कि इसका मतलब क्या है, बिकॉज दे फील दैट दे हैव कॉइन्ड द वर्ड बट यू शुड नो द मीनिंग ऑफ इट। या आपको तो पता ही होना चाहिए, भले ही आप वो दुनिया में उसका कोई एग्जिस्टेंस हो चाहे ना हो उस वर्ड का, आपको अपने आप ही उसका मतलब निकाल लेना चाहिए। और अगर आप कहोगे कि मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या है, देन दे वुड से कि आपको तो पता ही नहीं है स्क्रिप्ट राइटिंग कैसे होती है, आपको तो बेसिक टर्मिनोलॉजी नहीं पता है, जबकि टर्मिनोलॉजी कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती है। बट इट इज़ अ वे ऑफ शोइंग यू डाउन। So different words are used for different ways and different manners and context, but do not get confused between them। जैसे वन लाइनर और लॉग लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कंफ्यूज होते हैं वन लाइनर क्या है, लॉग लाइन कहाँ है, जो कि वन लाइनर एक शब्द है जो कई जगह यूज होता है फिल्म इंडस्ट्री में। तो क्या मतलब है इसका, तो मैं आपको टेक्निकल वर्ड्स बताऊंगा और साथ में ये बताता चलूंगा कि उसका इंडस्ट्री में उसको कैसे एड्रेस करना है आपको। सबसे पहले आते हैं स्क्रिप्ट पे। व्हाट इज स्क्रिप्ट? So let us now try to understand what is a script. A script is any particular system of writing or the written means of human communication. अब इसका क्या मतलब है? बेसिकली स्क्रिप्ट एक जेनेरिक टर्म है जो हर जगह इस्तेमाल होता है। मतलब अगर आप लीगल फील्ड की बात करो तो वहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको भी स्क्रिप्ट बोला जाता है। आप कोडिंग की बात करो तो वहाँ भी जो कोड्स लिखे होते हैं उसके जो पेपर्स होते हैं उनको भी स्क्रिप्ट बोला जाता है। आप किसी भी फील्ड की बात करो, आप नॉवेल्स की बात करो तो वहाँ भी जो डॉक्यूमेंट मांगा जाता है पब्लिशर्स के द्वारा उसको भी स्क्रिप्ट कहा जाता है। वैसे ही फिल्म लाइन में भी स्क्रीन प्ले को स्क्रिप्ट कहा जाता है। मतलब अगर स्क्रिप्ट बोलते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे समरी या सिनॉप्सिस मांग रहे हैं, वो आपसे कंप्लीट स्क्रीन प्ले मांग रहे हैं। तो ये स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्ट शब्द इंटरचेंजली यूज होते हैं फिल्म इंडस्ट्री में। हालांकि स्क्रिप्ट का मतलब वो नहीं होता है जो एक्चुअल डेफिनेशन है डिक्शनरी में। स्क्रिप्ट एनीथिंग विच इज रिटन ऑन पीस ऑफ पेपर इज अ स्क्रिप्ट। तो that is the definition. So I hope you understand what is basically a script, but you do not have to confuse because जो इसका literal meaning है उस तरह से वो कभी यूज होता ही नहीं है। So whenever someone says कि they need a script, that means they need the entire copy of what you have written, whether it is a novel, whether it's a screenplay, whether it's a coding, or whether it's a legal draft, anything. Now let's come to the second most important thing to understand, that what is a story. A story is the telling of an event, either true or fictional, in such a way that the listener experiences or learns something just by the fact that he heard the story. तो बेसिकली स्टोरी जो है वो इवेंट्स को बताती है। मतलब इवेंट्स कैसे अकर हो रहे हैं किसी एक पर्सन की लाइफ में या किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या किस तरह से इवेंट्स चल रहे हैं, सो दैट दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। द इवेंट्स हैज टू बी इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, बिकॉज अगर वो कनेक्टेड नहीं होंगे दैट देन इट वोंट बी द सेम स्टोरी। The events it is mandatory in a story that the events that are happening are interconnected, which is something which most people don't understand. Like आपने रन पिक्चर देखी होगी, रन पिक्चर में विजय रास का जो कैरेक्टर था और जो अभिषेक बच्चन का कैरेक्टर था, दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं था, बट उसमें दिखाया कि वो दोनों दोस्त हैं और मुश्किल से एक या दो बार मिलते हैं, पर वो कनेक्शन दिखाना जरूरी था सो दैट द ऑडियंस अंडरस्टैंड दैट इट इज अ पार्ट ऑफ द सेम स्टोरी, बिकॉज द मेन कैरेक्टर नोज दिस कैरेक्टर फ्रॉम द साइड प्लॉट। तो आपको जब भी कोई इवेंट बनाना होता है तो उसमें जितने भी सब इवेंट्स होते हैं दे हैज टू बी इंटरकनेक्टेड। अगर कोई आदमी एक रोड से जा रहा है और चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है, देन इट वोंट मेक अ स्टोरी। द स्टोरी हैज टू हैव अ प्रोग्रेशन। द स्टोरी नीड्स टू हैव सम एक्शन टेकन इन अ मैनर इन विच द प्रोटैगनिस्ट इज लीडिंग टू अनदर इवेंट। अगर एक आदमी से चल के इधर से उधर जा रहा है देन इट वोंट बी टेलिंग एनीथिंग, बिकॉज इट इज समथिंग वेरी कॉमन in the minds of people. So anything that people already know, and if you tell them as a fact, then it won't be a story. That is why story पे बहुत डिबेट्स हुई हैं, और एरिस्टोटल का जो थ्योरी है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे उससे आपको समझ में आएगा कि स्टोरी कैसे इंटरेस्टिंग होती है। लाइक अ मैन वॉकिंग फ्रॉम हिज ऑफिस टू हिज हाउस वोंट बी अ स्टोरी बिकॉज नथिंग इज हैपनिंग देयर। तो एक और मैंडेटरी चीज है स्टोरी में, दैट समथिंग
तो एक और मैंडेटरी चीज है स्टोरी में, वो ये है कि समथिंग नीड्स टू बी हैपनिंग, एंड द लिसनर जो उसको सुन रहा है, जो ऑडियंस को सुन रही है, वो उसको किसी तरीके का एक्सपीरियंस है, एक्सिलरेशन होना चाहिए, एक एक्साइटमेंट होना चाहिए, एंड ही हैज टू फील दैट ही इज लर्निंग समथिंग, विच इज मोस्टली व्हाट इज हैपनिंग दीज डेज, कि आप एक स्क्रिप्ट उठाते हो, उसमें एक अच्छा सा बैकग्राउंड या एक नॉलेजेबल स्टोरी डालते हो उसमें, ताकि लोगों को फील हो कि दे आर लर्निंग समथिंग अलॉन्ग विद वॉचिंग द फिक्शनल फिल्म। लाइक कंतारा में हुआ, कंतारा में जो लोग फिल्म देख के आए, उन्होंने घर आते ही जो आर्ट है, भूत कला, उसको गूगल करना शुरू किया। केजीएफ देखने के बाद भी लोगों ने कोलर गोल्डफील्ड को गूगल करना शुरू किया कि ये एक्चुअली में होती है कि नहीं होती है। सो द राइटर्स ऑलवेज ट्राई टू कम अप विद न्यू काइंड ऑफ कल्चर्स, न्यू काइंड ऑफ themes, new kind of background, so that they could entice the audience, because all the stories has been made, उसी को recreate कैसे करें so that it becomes more interesting। सो उसमें आप कुछ ऐसा डालना होता है कि सामने वाला एक्साइटेड हो जाए उसको सुनने के लिए। अदरवाइज एनीथिंग कैन बी स्टोरी। अ स्टोरी इज अ मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग इन्फॉर्मेशन, एक्सपीरियंस, एटीट्यूड और पॉइंट ऑफ व्यू। एवरी स्टोरी हैज अ टेलर एंड अ लिसनर। सो एवरी स्टोरी हैज अ टेलर एंड अ लिसनर, मतलब कि एक आदमी जो बता रहा है और दूसरा आदमी जो उसको रिसीव कर रहा है, सुन रहा है। फिल्म मेकिंग में फिल्म मेकर टेलर होता है और ऑडियंस आपका रिसीवर होता है। नॉवेल में एक आदमी किताब लिख के आपको भेजता है, वो टेलर होता है, और जो आदमी पढ़ रहा होता है वो रिसीवर होता है, लिसनर होता है। आप स्टोरी के थ्रू आप अपने जो थॉट प्रोसेस है वो आप सामने वाले ऑडियंस को कन्वे करते हो, उसको इन्फॉर्मेशन, एक्सपीरियंसेस, एटीट्यूड, पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे करते हो। अब इन्फॉर्मेशन में जैसे आप देखोगे डाविंसी कोड है, उसमें एक सीक्रेट्स हैं क्रिश्चियनिटी को लेके, वो कन्वे किया गया है स्टोरी के माध्यम से। एक्सपीरियंस, फेडरिको फेलिनी की 8.5 देखो तो वो एक ऑटोबायोग्राफिकल फिल्म है, तो उसमें उसने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। एक एटीट्यूड है, एटीट्यूड मतलब कि कैरेक्टर कैसे बिहेव करता है उस बारे में। सलमान खान की फिल्म है तो उसके पर्सनल एटीट्यूड पे बेस करी जाती हैं कई बार। और एक है था पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू मतलब कि आपने कुछ देखा और आपने उसको लिखा, जैसे कि 500 डेज ऑफ समर है, वो एक पॉइंट ऑफ व्यू स्टोरी है, क्योंकि उसमें एक बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू है कि उसकी लाइफ में एक लड़की की वजह से 500 दिन में क्या क्या चेंजेस हुए। सो दिस इज हाउ यू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन थ्रू द स्टोरी, एंड व्हेन द रिसीवर फील्स दैट something new is entering inside his mind, he feels exhilarated, because that is psychology. When something interesting, something which he doesn't know exists inside his mind, so he feels that he is learning something and he feels constantly awake to watch that story. तभी कुछ स्टोरीज या फिल्म आपको बोरिंग लगती है, कुछ किताबें आपको बोरिंग लगती हैं, because nothing new is happening. Everything that is happening in it is something that you already know. तो जो आप ऑलरेडी जानते हो, अगर आपके दिमाग को वही इंफॉर्मेशन दोबारा मिलती है तो आपका दिमाग बोरियत फील करता है। इसलिए आपको ऑडियंस को लगातार कुछ ना कुछ नया देना होता है। इसीलिए बार-बार ये इंडस्ट्री में बोलते हैं ना कि कुछ नया बनाना है, बॉलीवुड में कुछ नया नहीं हो रहा है। तो नया का मतलब ये है कि आप कुछ ऐसी चीज़ बनाओ जिसको देख के ऑडियंस को लगे कि मैंने पहले कभी देखा नहीं है। एंड दैट इज़ व्हाई दे पे, एंड इट एक्चुअली बॉगल्स देयर माइंड, बिकॉज़ वन्स दे गेट आउट ऑफ द सिनेमा हॉल, तो उनके दिमाग में चलता रहता है कि नई चीज़ है। वो जो चल रहा होता है उनके दिमाग में सिनेमा हॉल से निकल के, वो प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा होता है। आपने कोई कहानी देखी, अभी आप उसके बारे में सोच रहे हो, बिकॉज़ द डेटा इज़ प्रोसेसिंग इनसाइड योर माइंड। अ न्यू वे ऑफ किलिंग पीपल, हवा में उड़ उड़ के कोई आदमी मार रहा है, आपने पहले कभी नहीं देखा है, तो आपका डेटा जो है वो आपने देख लिया है। अभी आप हॉल से निकलते हो तो डेटा अभी भी प्रोसेस हो रहा है कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है। सो योर माइंड इज ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ इट। सो वो एक्सिलेशन है। तो बेसिकली मुझे लगता है कि साइकोलॉजी भी बहुत पढ़नी चाहिए। सिगमंड फ्रॉइड, कार्ल जंग, हेनरिक जिमर, जोसेफ कैम्बेल, एंड ऑल दिस पीपल, इफ यू कैन रीड एल्बर्ट कामस, अगर आप इन सबको पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा स्टोरी राइटिंग के बारे में और बेटर समझ में आएगा, साइकोलॉजी समझ में आएगी। मुझे लगता है कि स्टोरी लिखने के लिए एक राइटर को साइकोलॉजी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज स्टोरीज होती हैं इनके बारे में, ह्यूमन बींग्स के बारे में ना। तो ह्यूमन बींग्स के बारे में जानने के लिए आपको साइकोलॉजी जाननी थोड़ी सी जरूरी है, ह्यूमन साइकोलॉजी की समझ होनी जरूरी है। अ स्टोरी कंटेन्स डिटेल्स ऑफ कैरेक्टर्स, इवेंट्स, लोकेशंस, अमंग अदर थिंग्स टू क्रिएट अ विजुअल इमेजरी इन द माइंड्स ऑफ द रीडर। अगेन विजुअल इमेजरी, बार बार ये शब्द आपके जिंदगी में आएगा जब भी आप राइटिंग करोगे या किसी भी क्रिएटिव फील्ड में जाओगे, क्योंकि ह्यूमन बींग्स शब्दों में नहीं सोचते हैं, ह्यूमन बींग्स विजुअल इमेजेस में सोचते हैं। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सुना होगा, सीक्रेट में देखा होगा, बट ये एक फैक्ट है कि वर्ड्स आर जस्ट मीडियम्स टू कन्वे अस इंफॉर्मेशन। नॉर्मली जो हमारे सेंसेस हैं, हम इंफॉर्मेशन उसी में लेते हैं। जो सेंसेस क्या है कि बेसिकली हम इमेजेस बनाते हैं, साउंड्स बनाते हैं, स्मेल्स बनाते हैं, और उन सबको कनेक्ट करके हम एक विजुअल इमेज बनाते हैं। और वो जो बाकी चीज़ें हैं, जो सेंस है, साउंड है, वो सारी चीज़ें आपका एक तरह से मेटा डेटा होता है इमेजेस के साथ। तो इमेजेस प्राइमरी बनती है। अगर कोई बोलता है कुत्ता, तो एक कुत्ते की इमेज बनेगी, हाथी तो हाथी की इमेज बनेगी, कार तो कार की इमेज बनेगी। अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर मैं कुत्ता बोलता हूँ, तो अगर ऑडियंस में 200 लोग बैठे हैं तो सब कुत्ता सोचेंगे, बट सब एक जैसा कुत्ता नहीं सोचेंगे, सब अलग अलग कुत्ता सोचेंगे। तो लोगों की जो एक्सपीरियंसेस हैं
लाइफ में उन्होंने जो सीखा है, जो नॉलेज गेन की है, उसके बेसिस पे ही वो सोचते हैं कि कौन सी चीज़ को सोचना है। हर आदमी, अगर मैं हाथी बोलूँ तो हर आदमी अलग-अलग लोकेशन में हाथी को सोचेगा, अलग-अलग तरीके का हाथी सोचेगा, अलग-अलग ऐज का हाथी सोचेगा, जो उसने देखा है, जो उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस है। तो हर फ़िल्म को देखने का हर किसी का नज़रिया अलग होता है बेस्ड ऑन उसके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज क्या रही है, उसने ज़िंदगी को कैसे ज़िंदगी में क्या-क्या देखा है, बेस्ड ऑन दैट वो फ़िल्म को देखता है। तभी कुछ फ़िल्में होती हैं, बहुत लोगों को पसंद आती हैं, किसी को नहीं आती हैं। तो अगर किसी ने वो लाइफ़ एक्सपीरियंस नहीं करी है, तो जब उसे देखता है वो एक्साइटेड हो जाता है, पर किसी ने वो लाइफ़ एक्सपीरियंस की है, वो देखता है, उसको वो पिक्चर बोरिंग लगती है। एंड दैट इज़ व्हाई द आइडियाज़ डोंट मैच समटाइम्स विद 2 पीपल अबाउट द सेम फ़िल्म कि यार मुझे अच्छी लगी, मुझे अच्छी नहीं लगी, इसलिए बिकॉज़ दोनों के एक्सपीरियंसेस अलग रहे हैं। पर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप वर्ड्स लिखते हो तो इट इज़ जस्ट अ मीन्स ऑफ कन्वेयंस, इट इज़ नॉट द एंड ऑफ कन्वेयंस। जो एंड है वो तो इमेजेस ही बनेगी, वो तो डेटा को आप प्रोसेस करोगे ही। हर आदमी हर चीज़ को, हर आर्ट को अलग-अलग तरीके से लेता है, उसके अलग-अलग इंटरप्रिटेशन होते हैं। वो इंटरप्रिटेशन उसके बैकग्राउंड को लेके होते हैं, उसके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस को लेके होते हैं, उसके लाइफ़हुड नॉलेज को लेके होते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट गोज़। अ स्टोरी कंटेन्स डिटेल्स ऑफ कैरेक्टर्स, इवेंट्स, लोकेशन अमंग अदर थिंग्स टू क्रिएट अ विजुअल इमेजरी। ये समझना ज़रूरी है कि जब भी आप कोई नॉवेल लिखते हो या फिर स्क्रीन प्ले लिखते हो या स्टोरी लिखते हो, तो वो जो चेंज होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, या एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे, या एक चैप्टर से दूसरे एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर पे, वो हमेशा लोकेशन के बेस पे होगा। अगर आप चैप्टर 1 पढ़ रहे हो तो वो एक लोकेशन में जो इवेंट्स हुए हैं वो बताते हैं, देन ही मूव्स टू अनदर लोकेशन, द मेन कैरेक्टर, एंड देन यू टॉक अबाउट दैट लोकेशन। अगर वो किसी और स्टोरी को शुरू करना चाहता है पैरेलल प्लॉट, देन ही मूव्स टू द थर्ड लोकेशन, एंड व्हेन द लोकेशन चेंजेस द चैप्टर चेंजेस। यू विल ऑलवेज नोटिस दैट। आप कोई भी फिक्शनल किताब पढ़ो, जेम्स पैटरसन की, स्टीफन किंग की, द मोमेंट लोकेशन चेंजेस द चैप्टर चेंजेस, एंड सेम हैपेंस इन द स्क्रीन प्ले। द मोमेंट लोकेशन चेंजेस, आपका सीन चेंज हो जाता है। सो बेसिकली इट इज लोकेशन बाय लोकेशन। जब मैं शुरुआत में स्क्रीन प्ले लिखता था तो ये चीज़ बड़ी ऑब्वियस थी, पर जब मैं नॉवेल लिखने का प्लान कर रहा था, तो आई वुड ऑलवेज थिंक कि मैं चैप्टर कहाँ पे बदलूं, कहाँ पे एंड होगा वो चैप्टर। तो चैप्टर वुड एंड विद द लोकेशन वुड चेंज इन अ फिक्शनल नैरेटिव्स। नॉन फिक्शन में तो आप जहाँ चाहें उसको एंड करो, टॉपिक खत्म होने के बाद। तो हर चैप्टर का एक टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक रहता है। बट फिक्शन में बेसिकली व्हेन यू आर टेलिंग अ स्टोरी, the character is moving from one place to another place, and that is how you change the chapter or the scene. Okay, so what is a summary? पहले definition पढ़ते हैं उसकी। A comprehensive and usually brief abstract recapitulation or compendium of previously stated facts or statements. अभी सबसे पहले चीज आपके दिमाग में आ रही होगी कि भाई ये abstract recapitulation और compendium का क्या मतलब होता है। तो abstract का मतलब बेसिकली होता है summary of the contents of a book, article और formal speech। ये टिपिकल डेफिनेशन है। रिकैपिचुलेशन का भी सेम ही मतलब होता है, एन एक्ट और इंस्टेंस ऑफ समराइजिंग और रिस्टेटिंग द मेन पॉइंट्स ऑफ समथिंग। एंड कॉम्पेंडियम का मतलब ये होता है कलेक्शन ऑफ कंसाइज बट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, स्पेशली इन अ बुक और अदर एप्लीकेशन। सो ये तीन इनके मतलब होते हैं जो कि सेम ही हैं। बेसिकली थिसॉरस में आप जाओगे तो तीनों के मतलब सेम ही निकलेंगे। तो बेसिकली किसी भी कंटेंट को जब आप देखते हो तो उसमें बहुत सारे रिडंडेंट चीज़ें भी होती हैं जो कि आपको इमीडिएटली बतानी नहीं होती हैं। अब जैसे कि आप रन पिक्चर की स्टोरी बता रहे हो, रन पिक्चर पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में बार बार आ रही है। अगेन विजय राज के सीन बड़े अच्छे थे तो मेरे दिमाग में पिक्चर चलती रहती है। तो रन पिक्चर में भी अगर आप देखो तो विजय राज के जो सीन्स हैं वो टोटली अलग हैं। अगर आप उनको किसी प्रोड्यूसर को नहीं बताओगे तो चलेगा, क्योंकि वो मेन स्टोरी नहीं है। मेन स्टोरी अभिषेक बच्चन की है। विजय राज हिट हो गया वो अलग बात है, पर मेन पिक्चर तो अभिषेक बच्चन की है कि अभिषेक बच्चन ने ये सारी चीज़ें करी और उसी में प्रोड्यूसर इंटरेस्टेड हुआ, क्योंकि दैट इज द मेन स्टोरी। सो यू हैव टू टेल द मेन इवेंट दैट इज हैपनिंग इन दैट स्टोरी। तो वो आपको समरी में लिखना है। अभी जैसे कोई इंस्पेक्टर है, वो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है, वो एक कोई इन्वेस्टिगेट कर रहा है और वो एक होटल में जाता है, रिसेप्शनिस्ट से कुछ पूछता है, रिसेप्शनिस्ट उसको बताती है कि वो जो बंदा था वो यहाँ पे रात में आया था, सुबह आके चला गया, और एक इन्फॉर्मेशन देती है उसको, और वो वापस आता है, उसके बेसिस पे वो केस को क्रैक करता है। सो उसमें ये स्क्रिप्ट में लिखना है कि वो रिसेप्शन पे गया, वहां जाके उसने इन्फॉर्मेशन दी, इट वुड बी रिडंडेंट और वो यूजफुल नहीं है। तो बेसिकली आप क्या लिखते हो कि द इन्वेस्टिगेटर इन्वेस्टिगेटेड द केस एंड फाउंड आउट कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ था। तो अब आप क्या कर रहे हो, उसी चीज को समराइज कर दे रहे हो। आप उसी चीज को, जो बड़ा सी चीज थी कि उसने यहाँ यहाँ जाके इन्वेस्टिगेशन करी, आप उसको एक लाइन में लिख देते हो, दैट ही इन्वेस्टिगेटेड एंड फाउंड आउट यो दैट गाय वाज मिसिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर होटल। सो ये समराइजेशन है। तो आप बेसिकली आप सीन्स को समराइज करते हो और कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन कैसे दे सकते हो सामने वाले को, सो दैट यू डोंट वेस्ट हिज टाइम एंड ऑल्सो टेल द एंटायर स्टोरी, द मेन पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी। अब इसमें क्या है कि आप जो माइनर कैरेक्टर्स हैं, सब प्लॉट्स हैं, उनको हटा देते हो, क्योंकि उनको बताने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दे आर सपोर्टिंग द मेन स्टोरी। द मेन स्टोरी हैज टू बी द मेन स्टोरी। ये समरी मैं आपको फिल्म मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। अगर आप कोई नॉवल लिखते हो तो उसमें भी वैसे वर्क करती है सारी चीजें, बट समरी लगभग लगभग हर जगह यूज होती है। मतलब अगर आप कॉर्पोरेट में जाओगे, आप एक बिजनेस प्लान बनाओगे, देन दे विल आल्सो आस्क फॉर द समरी।
तो उस समरी में ये है कि आप डिटेल, जैसे आपने आरओआई बनाया, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बनाया, तो आप रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट में बताओगे कि इतना पैसा वापस आएगा। आप ये नहीं बताओगे क्या प्रोसेस है कि इतना पैसा वापस आएगा। वो उसको जानना है तो वो उसके बारे में आगे आपसे पूछेगा कि भैया कैसे पैसा वापस आएगा। बट बेसिकली आप एक क्यूरियोसिटी क्रिएट करते हो। इन 5 minutes इफ यू हैव टू टेल समवन समथिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग, तो आप उसको समराइज करना कहते हो। एंड जैसे ये शब्द है एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट शब्द लीगल फील्ड में या रिसर्च पेपर की फील्ड में बहुत यूज होता है, क्योंकि आपको हर रिसर्च पेपर में मैंडेटरी एब्स्ट्रैक्ट लिखना पड़ता है, जहाँ पे आप ये बताते हो कि वो पर्टिकुलर रिसर्च पेपर है किस बारे में, कि किस तरह से उसको आपने लिखा है, कौन कौन से मेन पॉइंट्स यूज किए हैं और आपका पर्पस क्या था उसको लिखने के पीछे, ताकि अगर कोई वो रिसर्च पेपर पढ़ना चाहता है और एक जेनरिक सा नाम है उसका, तो वो एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के समझ सकता है कि वो रिसर्च पेपर है किस बारे में, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फॉर स्टोरी इट इज अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ मेन आइडियाज और पॉइंट्स ऑफ समथिंग बट विदाउट एनी डिटेल्स। सो जो डिटेल्स हैं वो मैंने आपको बताया कि ये सब प्लॉट्स हैं, कैरेक्टर्स मूविंग फ्रॉम हियर टू देयर, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट अनलेस इट ब्रिंग्स अ ट्विस्ट टू द टेल। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे आप डायलॉग लिख रहे हो, डायलॉग में कहीं ट्विस्ट है। डायलॉग नॉर्मली ऐसे होते हैं कि इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही होती है, पर अगर डायलॉग में कहीं ट्विस्ट है, देन यू हैव टू मेंशन दैट इन द समरी एज वेल, दैट ही सेज दैट पर्टिकुलर थिंग टू दैट कैरेक्टर एंड थिंग्स स्टार्ट टू चेंज फ्रॉम देयर। तो अगर डायलॉग में कुछ चेंजेस हैं, ट्विस्ट है, तो आपको समरी में लिखना पड़ेगा। अगर किसी इवेंट में कोई चेंज हो रहा है तो वो लिखना पड़ेगा। तो बेसिकली चेंजेस दैट आर हैपनिंग इन इवेंट्स इज दैट व्हाट यू राइट, बट यू डोंट राइट द एंटायर सीक्वेंसेस ऑफ द प्लॉट, माइनर कैरेक्टर्स एंड मोस्टली ऑल द सीन्स, और सारी चीजें नहीं लिखोगे। बेसिक स्टोरी स्ट्रक्चर कि अच्छा यहाँ से यहाँ ये होता है, यहाँ से यहाँ ये होता है, क्योंकि बहुत सारे सीन्स फिल्म में ऐसे होते हैं जो दूसरे सीन्स को हेल्प करते हैं आगे बढ़ने के लिए, पर वो नेसेसरी नहीं होते हैं कि वो बताए जाएं। मेन इवेंट जो हो रहे हैं आपको वही बताना होता है कि वो कैरेक्टर यहाँ गया, उसने हीरोइन को छुड़ाया, उसके बाद घर आया, उसने हीरो को विलन को मारा, उसके बाद वो घर वापस आ गया। दैट वुड बी योर समरी ऑफ द फिल्म। ठीक है, अब उसने कैसे मारा, हीरोइन को कैसे बचाया, दैट वोंट बी रेलिवेंट unless and until you think that it is a very important to tell it to the person in front of you so that he understand that he want to invest in your business. Okay, in a story world summary should be a story devoid of excessive details, subplots, minor plots and minor characters। जो कि मैंने अभी आपको बताया कि excessive details नहीं डालनी है, subplots, minor plots and minor characters डालने हैं। कई बार लोग क्या करते हैं कि बहुत बड़ी स्टोरी होती है, उसको जो समराइज करते हैं उसमें भी इतनी डिटेल डाल देते हैं कि उसको पढ़ने में ही आधा घंटा लग जाता है। तो समरी आपको समझना पड़ेगा कि आप क्यों लिख रहे हो। समरी इसलिए लिख रहे हो सो दैट यू कीप that person who is reading that summary interested in knowing more about it, कि उसे ब्रीफली पता चल जाए कि भाई उसमें है क्या, ताकि वो इंटरेस्टेड हो कि मुझे अच्छा और जानना है उस बारे में। तो दैट इज योर समरी थिंग। व्हाट इज अ सिनॉप्सिस? अच्छा, समरी के बारे में एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि समरी शब्द बहुत ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री में यूज़ नहीं होता है, पर कभी कभार यूज़ होता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। समरी इज़ वेरी मच सिमिलर टू सिनॉप्सिस इन फिल्म टर्म्स, हालांकि दोनों शब्दों के अलग अलग मतलब होते हैं। A brief or condensed statement giving a general view of some subject। तो a brief और condensed statement ये बोला जाता है कि एक स्टेटमेंट है, तो which means कि आप 5-6 लाइन में एक सिनॉप्सिस ले दो, जो कि नॉर्मली मीन करता है कि सिनॉप्सिस क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट की तरह ही होता है सिनॉप्सिस, कि ब्रीफली आप बताते हो कि आप किस बारे में क्या चीज़ लिख रहे हो। बट हमारी इंडस्ट्री में सिनॉप्सिस मोस्टली 2 से 3 पेज का होता है, विच इज ऑन 12 फॉन्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कैलिबरी या जो भी आप यूज करते हो, तो एटलीस्ट 2 से 3 पेज का सिनॉप्सिस होता है और एक जेनरिक व्यू देता है सब्जेक्ट का कि किस तरह से कंडेंस स्टेटमेंट वर्क करेगा। एंड इन स्क्रीन प्ले वर्ड इट इज एन इवेंट वाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्क्रीन प्ले सेंस डायलॉग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बहुत सारे लोग आप इंटरनेट पे जाओगे, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि सिनॉप्सिस लिखा कैसे आता है, और आप जब इंटरनेट पे जाओगे तो आप और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आप देखोगे कि अरे हर किसी की अपनी डेफिनेशन है सिनॉप्सिस की, हर कोई अलग अलग तरीके से सिनॉप्सिस लिखता है एंड बताता है। एंड द थिंग इज सिनॉप्सिस लिखने का तरीका मुझे भी बहुत टाइम तक नहीं पता था, और बाद में मैंने अपना एक तरीका डिवाइस किया जिसमें ये जो डायलॉग मैंने लिखा है ये मैंने ही लिखा हुआ है कि इन स्क्रीन प्ले वर्ड इट इज एन इवेंट वाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्क्रीन प्ले सेंस डायलॉग। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि अगर मुझे सिनॉप्सिस लिखना है तो कई बार वो ऐसा हो जाता था कि समझ नहीं आता था, और मुझे भी समझ नहीं आता था कि मैंने शुरुआत कहाँ से करनी है उसकी। तो मैंने एक बेस्ट तरीका निकाला उसका कि अगर मैं स्क्रिप्ट को उठाता हूँ, उसमें डायलॉग हटाता हूँ, ऊपर की स्लग लाइन हटाता हूँ, और जो डिस्क्रिप्शन है उसी को रीराइट कर देता हूँ और कनेक्ट कर देता हूँ एक दूसरे को, तो वो अपने आप में मेरा सिनॉप्सिस बन जाता है। तो बेसिकली आपका जो सिनॉप्सिस है इट इज नथिंग बट अ बीट शीट। बीट शीट मतलब कि एक के बाद एक कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं वो आप लीनियरली बताते चले जाते हो, तो वो आपका सिनॉप्सिस हो जाता है। दैट इज द इजीएस्ट वे ऑफ राइटिंग सिनॉप्सिस। तो मेरा सजेशन ये है कि सिनॉप्सिस आप हमेशा स्क्रीन प्ले लिखने के बाद लिखिए, सो दैट यू आर क्लियर अबाउट व्हाट यू आर राइटिंग एंड इट इज ऑल्सो वेरी प्रिसाइज इन द इवेंट्स दैट आर हैपनिंग। अदरवाइज कई बार लोग बहुत ही जेनेरिक सा
सिनॉप्सिस लिखते हैं कि समवेयर समथिंग वाज हैपनिंग विद दैट पर्सन, दिस पर्सन, प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। लाइक हीरो के दोस्त के बारे में कुछ बताना है तो उसके लिए भी प्रोनाउंस का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको वहाँ पे हमेशा नाम का इस्तेमाल करना है, तो कि नाम से आदमी इमेजिन कर सकता है उस कैरेक्टर को या उसकी पर्सनैलिटी को इमेजिन कर सकता है। और जब आप ही, द, शी, यू ये सब लिखते हैं तो फिर आदमी इमेजिन नहीं कर पाता। तो मोस्टली शुरुआत में मैं भी बहुत प्रोनाउंस का इस्तेमाल करता था, विच इज़ नॉट गुड इन राइटिंग अ सिनॉप्सिस। बहुत ही रेस्ट्रिक्ट करिए अपने आप को प्रोनाउंस लिखने में व्हेन यू आर राइटिंग अ सिनॉप्सिस, बिकॉज 2-3 पेजेस ही हैं। एंड रिफर टू पीपल बाय देयर names and try to give them at least one line description of their personality so that the person who is reading it can imagine it. Apart from that, it is just a linearly written event wise description of what is happening in the screenplay, scene by scene, nothing else. If the screenplay is non-linear, then the synopsis is non-linear too, but the summary is more dedicated towards the story, and even for a non-linear screenplay, summary can be linear in form. तो जब आप सिनॉप्सिस लिखते हैं तो सिनॉप्सिस बेसिकली करस्पॉन्ड करता है, अच्छा मैं जो भी बता रहा हूँ ये फिल्म इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। तो जब आप सिनॉप्सिस लिखते हैं तो फिल्म सिनॉप्सिस बेसिकली टेक्निकली बहुत ही ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है आपके स्क्रीन प्ले को, और वो इवेंट वाइज डिस्क्रिप्शन ही होता है। तो आप अगर वो नॉन लीनियर है आपका स्क्रीन प्ले तो आप सिनॉप्सिस भी नॉन लीनियर लिखोगे। पर जब आप समरी लिख रहे हो तो समरी में ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसको नॉन लीनियर लिखो। समरी तो क्योंकि बेसिकली क्या क्या पॉइंट, मेन पॉइंट्स आप वो लिख रहे हो, तो समरी में आप उसको लीनियरली भी लिख सकते हो और किसी भी मेथड से लिख सकते हो, पर नॉर्मली लीनियरली लिखा जाता है कि ये समरी है कि ये सारी चीज़ें होंगी उसमें। और जब आप सिनॉप्सिस लिखते हो तो सिनॉप्सिस इज बेसिकली स्टोरी लाइन, ये स्टोरी इस तरह से अकर कर रही है। तो a lot of people also get confused between story and synopsis. When someone asks you for a story, they're basically asking you for a synopsis only, and when someone is saying synopsis, they're basically asking you for the story only. And when they say story and synopsis, then it means event wise description of the things that are happening in your story, nothing else. बस वही बताना है। आप कहीं से भी शुरू मत करो। आप जब भी कोई सिनॉप्सिस शुरू करो तो किसी लोकेशन से ही शुरू करो। दैट इन अ कैफे 2 people are sitting and talking about this particular thing, or in a bank 2 robbers enter and start doing this thing. So it's always starts with the location. Do not start with the abstract that in a city which is full of good people, things are happening, ऐसा वैसा करके आप डिस्क्रिप्शन मत दो। वॉइस ओवर मत डालो उसका। हाँ, वॉइस ओवर अवॉइड करो इन सब चीज़ों में। ट्राई टू राइट इन वेरी डायरेक्ट एक्टिव लैंग्वेज एंड जंप डायरेक्टली टू द पॉइंट, बिकॉज आपकी पहले जो 5-6 लाइनें हैं दे हैव टू बी वेरी इंप्रेसिव एंड डायरेक्टली जंप टू द पॉइंट, बिकॉज अगर वो नहीं करेंगे तो लोग उसे नहीं पढ़ेंगे और आपका सारा करियर बेसिकली इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पे डिपेंड करता है। क्योंकि सिनॉप्सिस ही वो चीज़ है जो आप कॉर्पोरेट में भेजते हो, जो आप एक्टर्स को भेजते हो, जो आप प्रोड्यूसर्स को भेजते हो, जो आप सबको बेसिकली सिनॉप्सिस भेजते हो। एवरीवन आस्क्स फॉर द सिनॉप्सिस, सो दे रीड योर सिनॉप्सिस एंड बेस्ड ऑन दैट दे ट्राई टू judge whether they want to do your film or not. So synopses are very important. I hope you understand it. What is a log line? So a log line is a brief, usually one sentence summary of a television program, film or book that states the central conflict of the story, often providing both a synopsis of the story's plot and an emotional hook to stimulate interest. बहुत सारे लोग वन लाइनर और लॉग लाइन में बहुत कंफ्यूज होते हैं, मैं भी होता था। और लॉग लाइन जो है वो बेसिकली आपका वन लाइन में आपकी स्टोरी को बताना होता है। बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि एक लाइन में मैं अपनी कहानी को कैसे बताऊंगा, मतलब ये तो इम्पॉसिबल सी चीज़ है। बट एक लाइन में जब आप अपनी स्टोरी बताते हो देन योर स्टोरी इज गुड। ये मेरा पर्सनल मानना है और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इफ़ यू कैनॉट टेल योर स्टोरी इन वन लाइन देन यू कैनॉट राइट अ स्टोरी, देन योर फिल्म पर्टिकुलरली हैज़ प्रॉब्लम दैट इट हैज़ मल्टीपल प्लॉट्स एंड मल्टीपल सेंट्रल थीम्स। सो इन अ लॉग लाइन यू ऑल्सो राइट द सेंट्रल थीम, मतलब कि मेन पॉइंट क्या है, मेन प्लॉट क्या है आपकी पिक्चर का। जैसे इसको ऑफन इट इज़ यूज टू बी कॉल्ड एज एलिवेटर पिच। अब एलिवेटर पिच का क्या मतलब है? एलिवेटर पिच का ये मतलब है कि एक टाइम था यूएस में जब बहुत सारे स्टार्टअप्स और बिजनेस चलते थे, तो उस टाइम पे जो बिजनेसमैन थे वो अपने कार से उतरते थे, इतनी सिक्योरिटी नहीं होती थी, वो लिफ्ट में जाते थे। तो ये जो यंग लड़के होते थे जिनको अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है, अपना आइडिया सुनाना है, तो वो एलिवेटर में घुसते थे। तो एलिवेटर से 10वें फ्लोर तक जा रहा है, 15वें फ्लोर तक जा रहा है, तो उसके बीच में जो टाइम मिलता था उसमें वो अपना पिच करते थे, अपना आइडिया पिच करते थे। तो जो आइडिया पिचिंग थी उसके लिए उनको बहुत लिमिटेड टाइम मिलता था, उतना ही टाइम मिलता था जब तक वो एलिवेटर खुल नहीं जाता है, क्योंकि तब तक वो उस कमरे में कैद है, वो बिजनेसमैन, वो वहाँ से हिल नहीं सकता है। तो उसको एलिवेटर पिच बोलने लगे, जहाँ पे आप किसी को ऐसे पकड़ लो, उसको एक लाइन में अपना आइडिया समझा दो, इतना अच्छा समझाओ एक लाइन में कि उसको लगे कि यार मुझे इसके बारे में और जानना है, मुझे इसमें इन्वेस्ट करना है। चलो इन्वेस्ट करना तो सेकेंडरी आता है, मुझे इसके बारे में और जानना है, एटलीस्ट क्यूरियोसिटी डेवलप हो। सो इट इज ऑफन कॉल्ड एलिवेटर पिच। तो लॉग लाइन के बहुत यूजेस हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि वन लाइन समरी ऑफ अ टेलीविजन प्रोग्राम, फिल्म और बुक दैट स्टेट्स द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द स्टोरी। तभी मैंने कहा कि लॉन्ग लाइन लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट बताते हो उसमें।
इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, कुछ मेजर एलिमेंट्स हैं जो हम इसमें लॉग लाइन में डालते हैं, बट एक्चुअली इट शुड कन्वे द बेसिक प्लॉट लाइन ऑफ द स्टोरी दैट यू आर गोइंग टू टेल। बिकॉज अगेन इसका पर्पस समझो क्या है, इसका पर्पस सिर्फ इतना ही है कि अगर सामने वाले के पास टाइम नहीं है और वो आपको इतना टाइम नहीं देना चाहता है, इज्जत नहीं देना चाहता है कि आपकी बैठ के बातें सुने, तो आप उसे सिर्फ एक लाइन समझाते हो कि भाई ये कहानी है and it is really different. If you want to know more about it, let me know. I will send the synopsis. If you like the synopsis, let me know. I will send you the script और स्क्रीन प्ले जो भी आपको भेजना है। इट इज ऑल्सो यूज बाय राइटर्स टू कीप फोकस ऑन सेंट्रल थीम। लॉग लाइन मोस्टली यूज होता है पिचिंग के लिए, पिचिंग के पर्पस के लिए, बट मैंने पर्सनली एक चीज नोटिस करी है कि मेरे को लॉग लाइन की बहुत जरूरत पड़ती है जब मैं खुद स्टोरी लिखता हूँ। इनिशियली जब शुरुआत के दिनों में लिखता था तो फिर मुझे लॉन्ग लाइन लिखना अच्छा नहीं लगता था, इरिटेटिंग लगता था, और जब कोई मांगता था तो मैं और इरिटेट हो जाता था और मैं फिर वो जस्टिफिकेशन देता था स्टूपिड वाले जो बाकी लोग भी देते हैं कि एक लाइन में अपनी कहानी कैसे समझा सकते हैं, अगर हम एक लाइन में समझा सकते तो इतना बैठ के 50 पन्ने क्यों लिखते। लॉजिकल लगता है सुनने में बट एक्चुअली है नहीं। लॉन्ग लाइन इज बेसिकली सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट दैट इज गोइंग टू हैपन एंड एवरी स्टोरी शुड हैव ओनली वन कॉन्फ्लिक्ट। आपको ग्रीड में नहीं पढ़ना है कि आप तीन तीन चार चार कॉन्फ्लिक्ट उसमें डाल रहे हो, नहीं, एक सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए आपकी फिल्म में, बाकी माइनर कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं बट एक सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए जिसकी वजह से फिल्म पूरा टर्न लेती है। तो उसके बारे में आपको बताना है और वो अगर नहीं है तो आपका डायरेक्शन लूज आता है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप कॉमेडी फिल्म लिख रहे हो वो हॉरर हो जाती है, ड्रामा लिख रहे हो रोमांटिक हो जाती है, कॉमेडी लिख रहे हो ट्रेजेडी हो जाती है। तो इसलिए आपको एक लॉग लाइन पहले लिखना ज़रूरी है। तो बाद में मैंने बहुत लेट डिस्कवर किया कि अगर आप लॉग लाइन अपनी फिल्म के लिख लेते हो पहले से तो आप थोड़े से क्लियर होते हो कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, आप इधर उधर घूमते नहीं हो। क्योंकि स्क्रिप्ट राइटिंग भी ऐसे नहीं होती है कि आपने पूरा प्लान आउट किया हुआ और आप उसे लिखते जा रहे हो। कई बार स्क्रिप्ट राइटिंग ऐसी होती है कि आप बस लिख रहे होते हो एंड यू डोंट नो विच डायरेक्शन यू आर मूविंग एंड तो उसके लिए मेरे ख्याल से लॉग लाइन बहुत हेल्प करती है कि आपको पता होता है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। अभी आप नाव लेके निकलो, अगर आपको रास्ता ही नहीं पता है तो आप किसी भी डायरेक्शन में समंदर में चले जाओगे, चारों तरफ पानी ही पानी है। बट इफ यू हैव दैट कैंपस कि अच्छा मुझे इस डायरेक्शन में ही जाना है, तो आप उसी डायरेक्शन में बढ़ोगे और आप अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे। तो आई थिंक पर्सनली इट helps if you write the log line and you write it on the top of the screenplay, and after that you start writing your screenplay, and every time you begin writing your screenplay from wherever you have left, आप एक बार log line सुबह जरूर पढ़ लो ताकि आपको पता हो कि मुझे ये डायरेक्शन में निकलना है। अच्छा, मेरा एक फॉर्मूला है जो मैं किताब में, जो मैंने किताब लिखी थी अमेजन में पब्लिश की है, उसमें बताया हुआ है, डाला हुआ है, और मैं अक्सर बच्चों को बताता हूँ। ये फॉर्मूला मेरा है, ये मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा है कि ये सारी चीज़ें होती हैं। आई डोंट नो साइकोलॉजिकली मैंने कहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बट मुझे लगता है कि मैंने अपने से डिवाइस किया है इस फॉर्मूले को। अच्छा, मेरे उस फॉर्मूले के हिसाब से ये कुछ चीज़ें हैं जो उसमें होनी चाहिए। जैसे अ लॉन्ग लाइन कंसिस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन विच द फिल्म एग्जिस्ट। इसका मतलब है, तो हर फिल्म की अपनी एक दुनिया होती है। जैसे कि जापानीज हॉरर फिल्म है, उसकी अपनी दुनिया है जहाँ पे एक सफ़ेद औरत टीवी से निकल आती है, तो वहाँ पे उस दुनिया में वो चीज़ पॉसिबल है, उसके अपने रूल्स हैं जो पॉसिबल है। हैरी पॉटर की अपनी दुनिया है जहाँ पे वो झाड़ू लेके हवा में उड़ सकता है, उल्लू जो होते हैं वो लेटर लेके आ सकते हैं। तो सबकी अपनी दुनिया होती है। मैट्रिक्स की अपनी दुनिया है, गंगा जल फिल्म की अपनी दुनिया है। मैट्रिक्स की वो दुनिया जहाँ पे एआई यूज़ होता है, जहाँ पे रोबोट्स ह्यूमन से ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं। गंगा जल की अपनी दुनिया है कि एक करप्ट एरिया में एक ऑनेस्ट आदमी पहुंच जाता है। तो सबकी अपनी दुनिया है, उसके अपने रूल्स हैं। तो वो रूल्स भी आप ही बनाते हो, दुनिया भी आप ही बनाते हो, और उसके रूल्स बनाने ज़रूरी हैं क्योंकि उसी रूल्स के हिसाब से कैरेक्टर वर्क करेंगे। तो आपको उस वर्ल्ड को भी लॉन्ग लाइन में मेंशन करना होता है कि कौन सी दुनिया के बारे में आप बात कर रहे हो, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की दुनिया एग्जिस्ट करती हैं और हमारे दिमाग के अंदर भी अलग अलग तरह की दुनिया एग्जिस्ट करती हैं। तो कौन सी दुनिया की बात कर रहे हो, वो आपको अपनी फिल्म में अपने लॉग लाइन में मेंशन करना पड़ता है। देन यू टॉक अबाउट द प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे एट लेंथ, बट और प्रोटैगनिस्ट और हीरो में क्या डिफरेंस होता है उस बारे में भी डिस्कस करेंगे। बट मोस्टली प्रोटैगनिस्ट के बारे में जो अगर मैं ये बोलूँ तो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि इट इज़ नथिंग अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव। Protagonist can be negative, protagonist can be positive, but the protagonist is the person who drives the story, जिसकी वजह से स्टोरी आगे बढ़ती है। उसी के इवेंट्स होते हैं जिसकी वजह से स्टोरी आगे बढ़ती है। और इसमें एक सबसे नीचे एक कैरेक्टर आया है एंटागनिस्ट। तो प्रोटैगनिस्ट आगे बढ़ता है और एंटागनिस्ट उसको रोकता है। इसी तरह से स्टोरी आगे बढ़ती है, क्योंकि अगर प्रोटैगनिस्ट से बढ़ता रहेगा, उसे रोकने वाला कोई नहीं है, देन इट वोंट बी अ स्टोरी। अगर कोई आदमी रोड पे जा रहा है, चलता जा रहा है, देन इट वोंट बी अ स्टोरी। पर रोड पे जा रहा है तो एक आदमी उसे रोकने की कोशिश कर रहा है, घर तक वो ना पहुंचे, पत्थर मार रहा है, आग जला रहा है, वो सब कर रहा है, उसे रोकने की कोशिश कर रहा है तुम घर तक मत पहुंचो, और उससे स्ट्रगल करके हीरो प्रोटैगनिस्ट आगे बढ़ता जा रहा है। दैट विल मेक अ स्टोरी। सो whenever there is a protagonist, there has to be an antagonist, because both correspond to each other, both are like plus and minus to each other. That's the thing, that the protagonist is a must, that you have to mention a protagonist. एंड देन कम्स द इंसाइटिंग इंसिडेंट। इंसाइटिंग इंसिडेंट भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। बट इंसाइटिंग इंसिडेंट इज दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट जहाँ पे हीरो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है और बेसिकली फिल्म का मेजर ट्विस्ट आता है।
अपने कंफर्ट जोन से हीरो बाहर निकलता है और अपने जो बेसिक फिल्म के प्लॉट है उसमें घुस जाता है, क्योंकि शुरुआत के फिल्म में हमेशा कैरेक्टर के एस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं, लोकेशन के एस्टेब्लिशमेंट होते हैं और कैरेक्टर को हम एक कंफर्टेबल जोन में दिखाते हैं। उसके बाद जब वो कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलता है, उस पॉइंट को इंसाइटिंग इंसिडेंट कहते हैं। उसका बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखो तो गर्दिश पिक्चर मुझे इस मामले में बड़ी अच्छी लगती है, कि मैं उसका रेफरेंस देता हूँ अक्सर, कि गर्दिश पिक्चर में जैकी श्रॉफ एक नॉर्मल आदमी है जो अनएम्प्लॉयड है, जो जॉब ढूंढ रहा है। एक दिन वो घर वापस लौटता है, देखता है उसके बाप को कुछ गुंडे मार रहे हैं और उसका कोई मतलब नहीं है उससे, पर वो क्योंकि उसके बाप को मार रहे हैं तो जाके उन गुंडों को मार देता है। उसको पता नहीं होता है कि वो गुंडे जो हैं वो बहुत बड़े गुंडे हैं, और वो उन सबको मार देता है अपने बाप को बचाने के लिए। यहाँ से वो हीरो अपने कंफर्ट जोन से अनकंफर्टेबल जोन में जाता है और पूरी फिल्म की स्टोरी चेंज हो जाती है वहाँ से। तो जहाँ से पूरी फिल्म की स्टोरी चेंज हो जाती है, आप उसे इंसाइटिंग इंसिडेंट बोलते हो, जहाँ पे एरिस्टोटल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपका एक्ट टू शुरू हो जाता है। ओके, और आप गोल के बारे में लिखते हो। फोर्थ पॉइंट है गोल या कॉन्फ्लिक्ट। आपका इसको इंटरचेंज कर सकते हो कि अच्छा, ये तीनों चीज़ आप इंटरचेंज कर सकते हो। आप इंसाइटिंग इंसिडेंट, गोल, कॉन्फ्लिक्ट, जो भी आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना, आप उसको लॉग लाइन में लिखो, क्योंकि सबको से लिख सकते हैं, आपको एक ही लाइन में लिखना है। तो आप गोल्स के बारे में लिखो कि उसका गोल क्या है पर्टिकुलर उस कैरेक्टर का, और कॉन्फ्लिक्ट क्या है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब कहाँ पे मेन ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, दैट विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट। गोल क्या है, उस कैरेक्टर का मेन गोल क्या है। मे बी आपकी एक मोटिवेटिंग स्टोरी है जहाँ पे उस कैरेक्टर का गोल है हीरोइन को पाना, या फिर उस कैरेक्टर का गोल है 10 करोड़ रुपए इकट्ठे करना, या कोई भी एक गोल हो सकता है। उस गोल के पीछे डेस्परेशन हो सकती है, तो उस बारे में आप उसको मेंशन करिए। इन तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ आप मेंशन कर सकते हो। लॉग लाइन का ये फॉर्मूला है जो मैंने डिवाइस किया था, वर्ड प्लस प्रोटैगनिस्ट प्लस सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट, इंसाइटिंग इंसिडेंट, मेन प्लॉट, इसमें आप गोल भी इंक्लूड कर सकते हो, प्लस एंटागनिस्ट। इसमें आप कोई भी चीज़ डालोगे तो आपका लॉग लाइन बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, और आपको कभी लॉग लाइन लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ एग्जांपल्स हैं गॉडफादर के। द एजिंग पेट्रियार्क ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम डायनेस्टी ट्रांसफर्स कंट्रोल ऑफ हिज क्लैंडस्टीन एम्पायर टू हिज रिलक्टेंट सन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसको पढ़ लो। अब इसको मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी मैंने नेट से ही निकाले हैं, और इसमें सारे में आपको ये वाला फॉर्मूला कहीं ना कहीं लगा हुआ मिलेगा। लॉग लाइन बेस्ड ऑन फॉर्मूला। अब ये जो फॉर्मूले हैं ये मैंने खुद के बनाए हुए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इन द करप्ट हार्ट ऑफ बिहार, नाउ दिस इज द वर्ड आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि इन द करप्ट हार्ट ऑफ बिहार अ प्रिंसिपल्ड न्यू पुलिस ऑफिसर, दैट इज अ प्रोटैगनिस्ट, confronts a society plagued by crime and political power plays, battling a ruthless and endless system of local goons and corrupt politicians to bring justice to the town. Corrupt politicians is what? Antagonist. बाकी दुनिया के बारे में है और बाकी उसे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। हैरी पॉटर इन अ हिडन वर्ल्ड ऑफ मैजिक, ये वर्ल्ड की बात हो रही है। यंग ऑर्फन, ये प्रोटैगनिस्ट की बात हो रही है, डिस्कवर्स ही इज फेमस विजार्ड एंड बिगिंस हिज एजुकेशन एट हॉगवर्ट्स स्कूल वेयर ही मस्ट अनरावल द डार्क मिस्ट्रीज लिंक्ड टू हिज पेरेंट्स पास्ट, ये उसका गोल है। व्हाइल फेसिंग द डार्क विजार्ड, ये प्रोटैगनिस्ट, ये एंटागनिस्ट है हु सीक्स हिज डिमाइस। सो दिस इज हाउ यू राइट द लॉग लाइन। लॉग लाइन 2-3 लाइन की है तो चलेगा, आप उतना लिख सकते हो, ठीक है। What is a one-liner? A one-liner is the brief summary of the story seen in very concise form. It consists of the core plot, information about protagonist, antagonist, inciting incidents, goals and conflict. वन लाइनर थोड़ा सा लॉन्ग लाइन से डिफरेंट होता है, क्योंकि वन लाइन में आप बेसिकली सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हो। तो ये डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि वन लाइनर कैन बी अ पैराग्राफ लॉन्ग, इतना ही डिफरेंस है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं। लॉन्ग लाइन वेरी स्ट्रिक्टली इट हैज टू बी वेरी शॉर्ट, बट वन लाइनर कैन बी अ हाफ पेज लॉन्ग। हाँ, कहने को वन लाइनर होता है, बट इट कैन बी अ हाफ पेज लॉन्ग। इट शुड बी लिटिल बिट डिस्क्रिप्टिव अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ओके, ideally it should be in one sentence, but normally it can be a paragraph long. Okay, unlike the technical logline, one liner is more creative and prosaic and has varied use. तो logline जो होता है वो बहुत टेक्निकल होता है, मतलब कि ये सारी चीजें आप उसमें डालते हो, बट वन लाइनर कैन बी क्रिएटिव। तो अगर आप इस तरह कहो कि इसको वन लॉग लाइन बेसिकली आपको एक प्रोड्यूसर को इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट द फिल्म, वन लाइनर इज मोर अबाउट गिविंग द क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ द फिल्म, की मतलब फिल्म इस तरह की होगी। आप समझ लो कि लॉग लाइन में अगर आप ट्रीटमेंट डाल दो तो दैट विल बी अ वन लाइनर। तो आप उसमें नॉन लीनियर वाली चीज़ भी डाल सकते हो कि नॉन लीनियर है हमारी फिल्म, और इस तरह से हम उसको बनाएंगे, तो दैट विल बी वन लाइनर। बेसिकली समरी ऑफ द एंटायर थिंग इन वन पैराग्राफ। समरी जब आप लिखते हो तो पॉइंटर वाइज लिखते हो, अब जब समरी को आप एक पैराग्राफ में लिखते हो तो आप उसे वन लाइनर कह सकते हो। अच्छा, वन लाइनर के बारे में कई लोग कंफ्यूज होते हैं। तो वन लाइनर एक और चीज़ में यूज़ होता है, वो है एक्सेल शीट में। जब एडीज लोग अपना एक वन लाइनर बनाते हैं, जो आप कंफ्यूज होगा कि वन लाइनर क्या बना रहे हैं एडीज लोग, तो बेसिकली एक्सेल शीट में वो सीन बाय सीन वन लाइनर लिखते हैं। एक सीन में क्या हो रहा है उसको वन लाइन में समराइज करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड वन लाइनर। ठीक है, वो पूरी शीट को ही वन लाइनर बोला जाता है। तो उसमें आप एक एक चीज़ लिखते हो कि इस इवेंट इसमें क्या हो रहा है, इसमें द हीरो मीट्स द हीरोइन। वो कहाँ ज़रूरत होती है उसकी, जब आप सेट पे होते हो तो आप पूरा स्क्रीन पे नहीं पढ़ सकते बार बार, तो आप वहाँ पे सिर्फ एक वन लाइन लिख देते हो कि इस सीन पर्टिकुलर सीन में ये चीज़ हो रही है। तो दैट इज वेयर द एक्सेल शीट ऑफ वन लाइनर इज यूज। तो डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन द टू। तो लॉग लाइन और वन लाइनर में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि लॉग लाइन इज वेरी टेक्निकल एंड वन लाइनर इज लिटिल बिट मोर क्रिएटिव, एंड यू कैन हैव क्रिएटिव freedom in writing one liner and you can extend the length of the one liner. Okay,
बट डोंट एक्सटेंड इट टू मच, अदरवाइज इट विल बिकम अ सिनॉप्सिस। अभी मैंने बात की थी आपसे वन लाइनर के बारे में, तो मैंने सोचा कि चलो आपको वन लाइनर का एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये एक्सेल शीट है एक फ़िल्म की जिसमें मैंने काम किया था, ये उसका वन लाइनर है, ये मैंने तैयार नहीं किया है, उस फ़िल्म के जो एसोसिएट डायरेक्टर थे उन्होंने तैयार किया था और इसी के बेसिस पे हम काम करते थे। तो आप अब मैं फ़िल्म का नाम नहीं आपको बताऊँगा, बट जैसे इसमें लिखा है चौधरीज़ हवेली, बड़ा गाँव हवेली, इंट मॉर्निंग, ये सारी डिटेल्स हैं जो स्क्रिप्ट से उठाई जाती हैं और ये सीन डिस्क्रिप्शन है। इस सीन डिस्क्रिप्शन को वन लाइनर बोला जाता है और इस पूरी शीट को वन लाइनर बोला जाता है। जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं वन लाइनर एक्सेल लिखा हुआ है। तो ये वन लाइनर है, इस पूरे डॉक्यूमेंट को वन लाइनर बोला जाता है जिसमें वन लाइन में सारी चीज़ें बताई जाती हैं। जैसे एक लाइन में पूरे सीन का डिस्क्रिप्शन, इसमें डायलॉग नहीं है, उस सीन में क्या हो रहा है, वो सीन 1 पेज का, 2 पेज का, 3 पेज का भी हो सकता है। बट उस सीन में हो क्या रहा है, क्योंकि वो एक सिंगल लोकेशन में हो रहा है, तो उस सीन में हो क्या रहा है उसमें लिखा जाता है। दिस इज़ हाउ द शेड्यूलिंग इज़ डन फॉर द फिल्म। तो उसके बेसिस पे वन लाइनर बनाए जाते हैं। आई होप यू हैव गॉट द आइडिया अबाउट हाउ फिल्म वन लाइनर्स आर मेड बाय द एडीज। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक स्क्रिप्ट राइटर को समझने के लिए भी, क्योंकि आगे जाके स्क्रिप्ट राइटर जो होते हैं वो उसी हिसाब से लिखते हैं। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि स्क्रिप्ट राइटर एक गलती करते हैं कि वो बहुत सारे लोकेशंस एक ही सीन में डाल देते हैं, विच इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू। जैसे ही लोकेशन चेंज होती है तो आपको सीन चेंज करना पड़ता है, क्योंकि एक लोकेशन की जगह पे एक ही चीज़ हो सकती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, साउंड्स वेरी नेग्लिजेंट और बहुत ही छोटी बात लगती है सुनने में, पर एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये जानने के लिए।